he consolidates all his bills together. Thank you. Honorable Member Shri Ravindra Vaikar ji. इस बिल के ऊपर कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। हमारे देश में समुद्र का पहला महत्व जो सोचा था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी के कारण उन्होंने तट के ऊपर अपने किले भी बनाए थे, अपनी सेना अपनी फौज भी रखी थी। हमारे मुंबई में पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है, गोदी, वहां से हम इसी प्रकार से व्यापार करते हैं। गोदी से माल यहां और लेके जाते हैं, वर्ल्ड में कहां भी। वाडवन बंदर हमारे यहां अभी शुरू होने जा रहा है। देश के 10 पोर्ट ट्रस्ट के जैसे एक उसमें नाम वाडवन का आने वाला है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की शक्ति को डेवलप करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत एक समुद्र राष्ट्र है जिसमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा केवल पर्यटन या सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति का आधार बन सकती है। आज अब वैश्विक व्यापार का 90% समुद्र मार्गों से होता है, तब कोस्टल शिपिंग हमारे देश के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट विकल्प बनकर उभरा है। ये विधेयक भारत को लॉजिस्टिक हब में बदलने का दृष्टि से एक मजबूत नींव डालता है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 के तहत अब केवल भारतीय जहाजों को कोस्टल ट्रेड करने की अनुमति होगी और विदेशी जहाजों को उसके लिए डायरेक्टर जनरल शिपिंग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिनका कई लोगों ने अभी जिक्र किया कि लाइसेंस तो उनको लेना ही चाहिए। जिस प्रकार हमने हमारी सुरक्षिता देखनी है तो उनको कौन आता है कौन जाता है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत ही वो लेना जरूरी है। क्लॉज 3 और 4 में और 5 के प्रावधान कोस्टल वाटर के अनुशासित और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने, वही क्लॉज 8 के अंतर्गत एक नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया जाएगा जो शिपिंग सेक्टर के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप साबित होगा। सभापति महोदय, इस विधेयक में माध्यम से 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के पार्ट 14 को समाप्त किया जाएगा और अब सभी प्रकार के जहाज, चाहे वो मोटराइज हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हो या सेलिंग वेसल हो, इस कानून के दायरे में आएंगे। बिल में सर्विस जैसे रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी कोस्टिंग ट्रेडर के शामिल किया गया है जो मैरीटाइम इकोनॉमी को विविधता प्रदान करेगा। ये कानून इस बात की भी व्यवस्था करता है कि अगर जहाज पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हमारे लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रही है। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। बिल में पेनल्टी जो आधुनिक बनाया गया है, बिना लाइसेंस संचालन पर अब 15 लाख तक जुर्माना होगा, यानी कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए, उसी के माध्यम से ये कानून बनाया गया है। यानी रुपए 15 लाख तक जुर्माना या मुनाफे का 4 गुना लगाया जा सकता है। यानी एक स्ट्रांग होना चाहिए, बाबा गलती मैंने की तो हमें भुगतना ही है, चाहे कोई भी हो। तो उसी प्रकार से डायरेक्टर जनरल ऑफ ये अधिकार दिया गया है। ये आवश्यकता पड़ने पर जहाजों को रोक भी सकता है। ये केवल एक नियम नहीं बल्कि मैरीटाइम सेफ्टी और इसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये विधेयक जैसे समय में आया है जब भारत में शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। 2014 के बाद इनलैंड वाटर में 320% की वृद्धि हुई है। इससे कम लागत पर माल की आवाजाही सुनिश्चित हुई है। सभापति महोदय, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप में 25,000 करोड़ का कोष व्यवस्था की गई है, जिसमें सरकार 49% की भागीदारी करेगी और बाकी योगदान मेजर पोर्ट, PSES, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंटाइटल्स को दिया जाएगा।
यानी किसी को ना किसी को तो हमें मदद करना ही है, यानी हमारा भी पार्ट होगा और बाकी के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। शिपिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी 2 के तहत 18,090 करोड़ की राशि स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सक्षम बनाना है। इसके साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल 2025 तक संचालन शुरू करेंगे, जो हमारे टूरिज्म बेस्ड मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रतीक होगा। सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि 150 मैरीटाइम प्रोजेक्ट को 6 सितंबर 2025 तक पूरा किया जाए। ये केवल समयबद्धता बल्कि परिणाम केंद्रित शासन का उदाहरण है। कोस्टल शिपिंग विधेयक भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने की क्षमता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि भारत के लॉजिस्टिक लागत को कम करने की मदद कर सकता है। तो वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी 13 या 14% से सब्दी वैश्विक औसत 8.9 के बीच है। सभापति महोदय, कोस्टल शिपिंग विशेष रूप से कोयला, इस्पात और सीमेंट जैसे भारी मालों के लिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में एक कम लागत वाला और प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। ये विधेयक सड़क और रेल परिवहन से कोस्टल शिपिंग की और एक मॉडल शिप की प्रोत्साहित करता है, जिससे परिवहन लागत में आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। लेकिन इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिनमें और बेहतर किया जा सकता है। मंत्री महोदय, जिसके माध्यम से सबसे पहले हमें उन देशों से सीखना है, आवश्यकता है जिन्होंने कोस्टल शिपिंग को अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जैसे कि अमेरिका के जॉन्स के तरह भारत में इंडियन फ्लैगशिप्स और इंडियन स्क्रू की अनिवार्यता सुनिश्चित करे। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से हम सीख सकते हैं कि कोस्टल शिपिंग को रोड और रेल ट्रांसपोर्ट में कैसा जोड़ा जाए। ये जोड़ने से हमारा और व्यापार वृद्धिगत और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ये बिल सुनिश्चित करता है कि कोस्टल शिपिंग पर भारतीय नाविकों को की अनिवार्य नियुक्ति हो। जब हम आत्म भारत की बात करते हैं तब मैरीटाइम जॉब्स को सृजन हमारी प्राथमिकता से होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन जहाजों पर भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक शिपिंग ओनर और ऑपरेटर्स को फाइनेंशियली बर्डन उठाना पड़ता है, खासकर टैक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट में रूप में। यदि भारत को लॉन्ग टर्म कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम बनाना है तो इन चैलेंजेस को दूर करना होगा। टैक्स रेजिम को सिंप्लीफाई बनाना और वेसल फाइनेंसिंग को सस्ता या सुगम किया जाए। चौथा, भारत की कोस्टल शिपिंग का मॉडल शेयर 6.4% की, जबकि चीन, जापान और यूरोपीय देशों में 30% से अधिक है। इसका सीधा असर सड़कों के ट्रैफिक प्रदूषण, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ता है। हमें कार्गो मूवमेंट को इंडियन फ्लैग वेसल पर अनिवार्य करना चाहिए ताकि भारतीय शिपिंग को मजबूती मिले और विदेशी निर्भरता घटे। भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी जीडीपी 13 से 14%, जबकि ग्लोबल में खाली सुझाव देता हूं। मेरे 3 सुझाव है खाली। बंदरों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना चाहिए। भारत के बंदरों का आधुनिकीकरण तकनीक से लेस करना और प्रक्रिया को डिजिटल बनाना महत्वपूर्ण है। इससे दक्षता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और लागत कम होगी। तटीय नौवहन को बढ़ा देने के लिए नीतियां बनाना आवश्यक है। इससे सड़क और रेल परिवहन पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण और यातायात की भीड़ कम हो जाएगी। अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, नदी और नहरों से अंतर्गत जल मार्गों का विकास करना माल परिवहन के लिए एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए बंदरों को जोड़ने वाली सड़कों और रेल लाइनों को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना आवश्यक है, जिससे माल की आवाजाही आसाम से तेज हो जाएगी। कौशल्य विकास को बढ़ाना देना चाहिए। इसी के साथ मैंने मुझे बोलने को कहा, इसलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य कुमारी आर सुधा जी।